पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर बहुत से लोग विचार चर्चा कर रहे हैं, बहुत से लोग कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से इस प्रदूषण को रोका जाए, वातावरण को साफ सुथरा स्वच्छ किस तरह से किया जाए। अभी अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो पिछले दिनों जब से करीब 2 महीने से लॉकडाउन था तो दूर दूर तक हिमालय नज़र आने लगा था और करीब 200 से 300 किलोमीटर तक आप दूर से पहाड़ों पर बर्फ़ देख सकते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद फिर से वही हालात नज़र आने लगे हैं। उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, इसके पीछे और नहीं सिर्फ इंसान था। और इसी को लेकर के रिधिमा पांडे जो कि 12 साल की एक बच्ची है, उन्होंने 16 उन बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने 5 देशों के खिलाफ याचिका दायर की है यूएन में। और ग्रेटा थनबर्ग के साथ उन्होंने जो यूएन में अपनी बात भी रखी। रिधिमा पांडे सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड से। रिधिमा, सबसे पहले स्वागत आपका पंजाब केसरी टीवी पर। जी रिधिमा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी 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 रिधिमा, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, ग्रेटा थनबर्ग के साथ आप रही, किस तरह का तजुर्बा था और 5 देशों के खिलाफ जो आपने यूएन में याचिका दायर की है उसका फिलहाल स्टेटस क्या है? जी, दरअसल जब मैं ग्रेटा से मिली तो वो काफ़ी ज़्यादा, हम बोलेंगे एक मतलब ड्रीम कम ट्रू जैसा कुछ था, बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और वो भी इसी फील्ड में काम कर रही है जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। तो मतलब उनको देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ जी, जब वो इतना कुछ कर सकती है, जब वो उड़ना छोड़ सकती है, प्लेन बॉयकॉट कर सकती है और मतलब अपने इमिशंस को इतना ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है। तो हम लोग अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा है जो हमें अभी करना है और जब उनसे मिले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी जो हमारे फ़िलहाल जो कंप्लेंट की स्टेटस है वो ये है कि हमारी मतलब जो कंप्लेंट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है यूनाइटेड नेशंस में, कमिटी ने हमारी जो पिटिशन है वो एक्सेप्ट कर ली है। और अभी मतलब उस पे जो 3 कंट्रियां हैं, तो 2 कंट्रियों ने एक्सेप्ट कर लिया है और जो 3 कंट्री हैं तो उन 3 कंट्रियों ने ये कहा है कि क्या बोलते हैं कि मतलब उनके जो भी इमिशंस हैं उनसे, मतलब जैसे क्योंकि हमारे जो पिटिशनर्स हैं सारे वो उन्हीं की कंट्रियों से नहीं है, उन्हीं 5 कंट्रियों से नहीं है, जबकि अलग अलग कंट्रियों से हैं। तो उनका ये कहना है कि जहाँ भी जो भी वो प्रदूषण कर रहे हैं, जो भी इमिशंस वो कर रहे हैं, उनसे हमें कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो उस पे अभी हमारे जो भी हमारे लॉयर्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, वो लोग अभी बातचीत हो रही है वहाँ पर और उन्हें लेटर भी लिखा है। अब उनका जवाब आना अभी बाकी है और उसके बाद कमेटी डिसाइड ये करेगी कि जो वो एक सही कमिटी है कि नहीं है हमारी पिटिशन के लिए, और आगे चर्चा होगी जब वो लोग अपना जवाब जब आगे दाखिल कर देंगे तब। रिधिमा, 12 साल की आपकी उम्र है, अभी 12 साल की उम्र हुई है, लेकिन इससे पहले से ही आप लगे हुए हैं इस काम में। ये उम्र जो होती है, कल अपनी बातचीत हो रही थी, मेरे दिमाग में यही था कि ये उम्र होती है बच्चे पढ़ने लिखने की और खेलने की और बच्चों का ध्यान होता है, लेकिन आप बिल्कुल हट करके हैं। कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम छेड़नी चाहिए, मुहिम शुरू करनी चाहिए? जी, दरअसल 2013 में उत्तराखंड में एक त्रासदी हुई थी, केदारनाथ त्रासदी। तो उस समय पर मैं मतलब उत्तराखंड में ही रहती थी, पर केदारनाथ से काफ़ी दूर। पर जब मैंने मतलब देखा कि इतने ज़्यादा लोग मरे, इतने बच्चों के मतलब पेरेंट्स मर गए और उनका घर उजड़ गया और सब कुछ हो गया, तो उस समय मेरे को काफ़ी बुरा लगा और मेरे को जानने की इच्छा हुई कि मतलब ये क्यों आया, ये जो बाढ़ आई वो क्यों आई और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। बिकॉज मैं ऐसी कोई सिचुएशन अपने साथ नहीं होने देना चाहती, या और कोई भी हो, मैं नहीं चाहती कि किसी को ऐसा कुछ फेस करना पड़े। तो जैसे जैसे मैंने अपने मतलब मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम इस पे क्या कर सकते हैं, तो उस समय मेरे को पता चला कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट है। तो मेरे को मतलब इस विषय में और जानने की काफ़ी उत्सुकता हुई, तो मैंने मतलब नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, मेरी मम्मी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया, बाकी कई बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे समझ आया वैसे वैसे पता चला कि ये सिर्फ बाढ़ तक सीमित नहीं है, यहाँ पे ऐसी बहुत सी
मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी जो है वो इंडिया में घट रही हैं और काफी लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। हम्म। पर जो भी है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट और हमारे जो लोग हैं वो इस चीज को लेके सीरियस नहीं है। और हमारा जो फ्यूचर है वो इससे काफी ज्यादा खतरे में है बच्चों के। क्योंकि हम्म। अभी जब इतनी ज्यादा हालत बुरी हो रही है कि हम फ्लड्स फेस कर रहे हैं और हीट वेव्स फेस कर रहे हैं, और पानी का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, आइस कैप्स मेल्ट होती जा रही हैं, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। तो अगर अभी से इन चीजों को नहीं रोका गया तो आगे चल के तो हालत और ज्यादा बुरी होती जाएगी। तो हम भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हमारी भी मतलब हम बच्चों का भी ये अधिकार है कि हम अच्छा जीवन जिए। तो इसीलिए मैंने अपने फ्यूचर को बचाने के लिए और जो हमारे अधिकार हैं, बच्चों के राइट्स जो हैं, क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, हेल्दी एनवायरनमेंट, उन्हें बचाने के लिए मुझे लगा कि जब कोई नहीं कर रहा है तो मुझे अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी, और तब मैंने अपना एक्टिविज्म शुरू किया। भारत सरकार के खिलाफ आपने एक पिटीशन दायर की थी एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इन मामलों की सुनवाई करता है, इसको लेकर आदेश निर्देश देता है, दिशा निर्देश देता है सरकारों को। उन वहाँ पर जो आपने एनजीटी में पिटीशन दायर की थी, वो आपकी उसका स्टेटस क्या बताया जा रहा है कि वो उन्होंने खारिज कर दी थी? जी जी जी। हम्म। रिधिमा, उन्होंने जो आपकी पिटीशन थी वो खारिज हो गई, उसके पीछे लॉजिक क्या रहा? क्या आप सही तरीके से बात रख नहीं पाए, या फिर वो समझ नहीं पाए, या उन्होंने सरकार को दोषी माना ही नहीं जो प्राथमिक जांच में? मैं यही कहूंगी कि मतलब क्योंकि हमने पूरा मतलब 1 साल हमें करीब लगा उस पिटीशन को ड्राफ्ट करने में, और हम्म। सारे सबूत वगैरह और सारे मतलब सब कुछ इकट्ठा करने में, ताकि हमारी पिटीशन इन चीजों पे डिसमिस ना हो कि पिटीशन अच्छे से ड्राफ्ट नहीं की गई, या पिटीशन में कोई मतलब खामियां हैं या ऐसा कुछ। तो करीबन 1.5 साल जो है हमारी पिटीशन पूरा मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उसके बारे में चलता रहा। हमारी हम्म। तरफ से हियरिंग, गवर्नमेंट की तरफ से हियरिंग। तो मेरे जो केस में था वो ये था कि गवर्नमेंट जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के रूल्स और नॉर्म्स अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पेपर पे ज्यादा वर्क कर रही है और ग्राउंड पे कम वर्क कर रही है, और इससे हमारे राइट्स बहुत ज्यादा वायलेट हो रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर पे इस पे काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। पर 1.5 साल बाद एनजीटी ने मेरी पिटिशन डिसमिस कर दी, ये कह के कि गवर्नमेंट सब कुछ अच्छे से कर रही है, और उनके हिसाब से गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शन देना या कोई भी उन पे एक्शन लेना उनको सही नहीं लगता है। और इसी बेसिस पे ये हुआ, क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से हियरिंग हुई तो उन्होंने मतलब दिखाया कि हमने अपना पेपर वर्क दिखाया कि हमने ऐसा किया है, ऐसा किया है, हम ये कर रहे हैं, हमने इतना सब कुछ कर दिया है। बट मेरी पिटिशन में भी यही था कि गवर्नमेंट जो है वो पेपर पे ज्यादा काम कर रही है। सरकार जो है वो पेपर पे काम तो कर देती है, बट ग्राउंड पे अच्छे से काम हो नहीं पाता है, कई जगह पर तो होता ही नहीं है। बट फिर हम्म। भी वो डिसमिस हो गई वहां से। पर फिर हम इसे सुप्रीम कोर्ट ले गए, पर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी 1 साल हो चुका है, और मेरी जो पिटिशन है वो अभी वहां पर पेंडिंग पड़ी है। जब एनजीटी, क्या आपको लगता है कि जो सरकारें हैं, ये सिस्टम हमारा है, उनके दबाव में ही चलता है? क्योंकि आपने ग्राउंड वर्क किया, कामकाज जिस हिसाब से किया, आपने लॉजिक रखे होंगे, लेकिन उन्होंने जो उनका पेपर वर्क था वो ज़्यादा स्ट्रांग था, शायद इसी वजह से जो आपकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भी बहुत से लोग जो कि कैंसर की वजह से जिन लोगों की मौत होती है, इस वक्त मैं पंजाब में मौजूद हूं और मैंने ग्राउंड पर देखा है बहुत सारी चीज़ें जा कर के, जो पंजाब के नदियां हैं पंजाब की, उनमें फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी डाला जा रहा है। वही राजस्थान जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी जहाँ जाते हैं पंजाब से होते हुए, और वो लोग भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं। एनजीटी में उन्होंने भी, कुछ लोगों ने मिलकर के एक पिटीशन दायर की थी, उस पर सुनवाई हो रही है, और वहाँ की जो कुछ फैक्ट्रीज़ हैं पंजाब की, उन्हें बंद करने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। पंजाब का भी विजिट किया है आपने रिधिमा? जी, मैं एक बार चंडीगढ़ आई थी जब मेरा टेडेक्स पे मतलब मेरा मैं एज अ टेडेक्स पे स्पीकर थी, तब मैं चंडीगढ़ आई थी। बट मतलब ऐसे कभी विजिट कैजुअली कभी विजिट नहीं किया। हम्म, आप आए नहीं है कभी। रिधिमा, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, टॉपिक थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ ही है। उत्तराखंड में जब त्रासदी आई
और बाढ़ हर साल आती है देश के, कभी किसी हिस्से में आती है, कभी किसी हिस्से में आती है, त्रासदी होती है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है इसमें। आप भी उत्तराखंड की त्रासदी से प्रभावित होकर आपने जब देखा बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, जब आंकड़े आपके सामने आए होंगे, आपने अपने परिवार वालों से जानकारी जुटाई, आपने इंटरनेट से जानकारी जुटाई, उसके बाद आप इस तरफ आपका झुकाव हुआ, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जी, मेरे हिसाब से क्योंकि जो भी ये जैसे त्रासदी आना और ये आइस कैप्स मेल्ट होना और ये जितनी भी चीज़ें हो रही है जैसे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियां और सरकार की ही गलतियां हैं। क्योंकि जो फैक्ट्री, जैसे अभी आपने बताया कि पंजाब में कितनी कई सारी नदियां हैं जिसमें फैक्ट्री जो है वो अपना वेस्ट डाल रही है और जिससे लोगों को कैंसर हो रहा है और कई बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो ये सिर्फ, अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं, ये मतलब हर जगह यही चीज हो रही है। तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि अब हम जैसे उन लोगों ने अपना केस पिटिशन जो है एनजीटी में दायर करी, मैंने दायर करी और ऐसे कई लोग हैं जो पिटिशन कर रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को जस्टिस मेरी तरह नहीं मिलता है। तो ये चीज पे मैं कहीं ना कहीं सरकार को ज्यादा जो दोषी मानती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मतलब लोगों का इसमें कहीं दोष नहीं है, बट ज्यादा इसमें दोष हम कहें अगर तो वो है, ज्यादा दोष सरकार का है। क्योंकि आप देखें तो सरकार जो है उन पे इतनी पावर है कि वो किसी पे एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं और वो हमारे जो रूल्स नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो अप करवा सकते हैं और वो चेंजेस भी कर सकते हैं। बट अपनी जो पावर है उसे कहीं ना कहीं सरकार सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है कहीं ना कहीं, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल खाली अपना डेवलपमेंट और अपनी ग्रीड्स को पूरा करने में कहीं ना कहीं यूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं मानती हूँ कि सरकार की सबसे बड़ी गलती है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आपको तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी आम लोगों से, आम बच्चों से, क्योंकि आप इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसमें स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, क्या इसे मानते हैं आपके ग्राउंड पर भी काम हो रहा है या फिर कागजी कार्रवाई, कागजी खाना पूर्ति होती हुई नजर आ रही है? मतलब बिल्कुल, अगर हम कहें कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है तो ऐसा तो नहीं कह सकते। किसी किसी जगह पर जहाँ पर लोग जागरूक है, जहाँ पर लोग मतलब अपना आसपास की जगह साफ चाहते हैं, वहां पर कुछ लोग खुद से काम कर रहे हैं। बट ज्यादातर क्या होता है कि जैसे अगर आप कभी भी कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे, जैसे अभी उत्तराखंड भी, अगर हम उसको उत्तराखंड को एग्जांपल लें तो उत्तराखंड टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। यहाँ पे कई टूरिस्ट आते हैं सैटरडे संडे, हर जी। रोज अगर आप देखेंगे हर हफ्ते सैटरडे संडे यहाँ पे बिल्कुल सड़कें पैक हो जाती हैं, गाड़ियां चलती रहती है और नॉन स्टॉप गाड़ियों में अगर जाम, क्योंकि काफी लंबा जाम लगता है, काफी लंबा जाम लगता है, तो गाड़ियों में लोग क्या करते हैं, एसी खोल के बैठे रहते हैं, गाड़ियां बंद नहीं रहती, तो उससे कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है। और उसी समय पर लोग आते हैं तो देखेंगे कि लोग अपने साथ अपने खाने पीने का सामान जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो खा के वो लोग मतलब ऐसा नहीं कि अपना सामान अपना अंदर गाड़ी में संभाल के रखे, जहाँ कहीं कूड़ेदान दिखे वहां डालें। खाने के बाद लोग सीधा अपना कचरा बाहर फेंक देते हैं। और ऐसे ही मतलब जैसे जब कांवड़ यात्रा आती है, ये सब होता है, तब भी काफी ज्यादा लोग आते हैं, वहीं पर कहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं पे अपना सामान सारा खाने के पत्तल वगैरह सब कुछ वहीं फेंक के चले जाते हैं। इवन सैनिटेशन के लिए भी कई लोग सड़कों को सैनिटेशन के लिए यूज करते हैं, रिवर बैंक्स को, गंगा की बैंक को भी सैनिटेशन के लिए यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान चला तो, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे सही तरीके से नहीं हो पाया। अभी आपने लॉकडाउन के दौरान गंगा की तस्वीरें देखी होंगी। गंगा नदी है जो प्रदूषित रहती है, जहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थलों से होकर के गुजरती है, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं, लेकिन उसका पानी भी बिल्कुल साफ़ हो गया, देखा होगा आपने तस्वीरों में। तो इसके लिए भी इंसान ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आपने रिसर्च की है, आपके पास जानकारी है कि अगर कुछ समय के लिए बंद रह सकता है तो उसके बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं। 200-250 किलोमीटर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आने लग जाते हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ जो है वो आपको 200 किलोमीटर से नज़र आने लग जाती है, और पानी गंगा का बिल्कुल साफ़ हो गया। अगर आपको नहीं लगता कि हर महीने 2-4 दिन के लिए फैक्ट्रीज़ और सब कुछ ये बंद रखा जाए तो सिस्टम को हम बदल सकते हैं, चेंज हो सकता है?
जी, ये हम कह सकते हैं कि हाँ, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हम सबको देखने को मिले। और ये जो ग्लोबल लॉकडाउन है, इसने सब लोगों के लिए काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल एक सेट किया है कि हम्म। हमारी गलतियों की वजह से ही ये जितना भी पोल्यूशन और जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सब हमारी ही गलतियां हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर हर महीने या हर हफ्ते अगर फैक्ट्रीज या पूरी कंट्री को ऐसे ही लॉकडाउन में रखा जाए तो स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि हम्म। ये एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि फैक्ट्रीज को, जो भी पोल्यूटर्स हैं, जो इतने बड़े फैक्ट्रीज के ओनर हैं जिनका इमिशन बहुत ज्यादा है, वो लोग अपना हम्म। इमिशंस कंट्रोल करें, वो लोग एक सस्टेनेबल लाइफ जीने की कोशिश करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें, तो स्थिति अपने आप ही सही हो जाएगी। अगर लोग इस चीज के बारे में अवेयर हो जाए कि हाँ, हमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट एक्शन लेना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जैसे कि अच्छा, अगर कोई बीमारी आ गई, हम वैक्सीन बना देंगे और हम इससे बच जाएंगे। इसका हम्म। कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि हम अभी से, हम जो भी ये इतना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतना ज्यादा फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हमारी गवर्नमेंट दे रही है, और ये जो फैक्ट्रीज इतना ज्यादा एमिशंस कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, जो नॉर्म्स है, जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, उनको वायलेट कर रही है, अगर ये सारे काम, अगर लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएं और एनवायरमेंट के प्रति एक जो है जागरूकता का, अपना जागरूकता बनाए रखें और अपने जो काम है वो सही ढंग से एक साइंटिफिक वे में करने लग जाएं, तो ये लॉकडाउन और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। जी। रिधिमा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। यूएन में आप गई, वहाँ का तजुर्बा कैसा रहा आपका? वो जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करिएगा। और जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कौन कौन लोग सपोर्टर्स रहे? दरअसल अगर मैं बात बताऊं कि मैं यूनाइटेड नेशंस या जो कंप्लेंट है उनका, उसका हिस्सा कैसे बनी, तो वो ये था कि जब मैंने 2017 में अपनी पिटिशन दायर करी, तो कई मीडिया ने उस मतलब इस स्टोरी को कवर किया कि मैंने अपना, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ केस किया, और कई इंटरनेशनल मीडिया पर्सन्स ने भी इस मतलब मेरी जो पिटिशन थी उसके बारे में स्टोरी कवर करी। तो उसके बाद जब जो लॉ फर्म है हॉस्पिटल, जब ये लोग मतलब अपना ये पिटिशन की तैयारी कर रहे थे इस कंप्लेंट को फाइल करने की, यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट कमिटी में फाइल करने की, तो उस समय पे वो लोग चाह रहे थे कि वो हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक कंट्री से एक एक बच्चा ऐसा अपनी पिटिशन में, ऐसा पिटिशनर लें जो कि सच में ऑन ग्राउंड रियलिटी काम कर रहा है। तो हम्म। उन्होंने मेरे जो लॉयर्स हैं उनको कांटेक्ट किया कि वो लोग ऐसे ऐसे एक कंप्लेंट दायर करना चाह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, और वो हम्म। मेरे को उसका एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो मेरे को अपना पिटिशनर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए वो मेरे से बात करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम लोगों की बातचीत हुई, सब कुछ उन्होंने हमें सब कुछ पिटिशन के बारे में बताया, कंप्लेंट वो कैसे फाइल करेंगे, क्या क्या होगा। उसके बाद उन्होंने इंडिया की कंडीशंस जानने की कोशिश करी, और उन्होंने मतलब ये जानना चाहा कि मतलब मैंने खुद क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग को अपनी लाइफ में कैसे फेस किया है, क्या क्या डिफिकल्टीज है जो मैंने फेस करी हैं, और ऐसी हम्म। क्या क्या डिफिकल्टीज है जो हमारे यहाँ की अलग अलग स्टेट जो है हर रोज फेस कर रही है, और उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम्म। और ये सारी जानकारी मतलब कुछ बातचीत के बाद फिर मैं भी उस पिटिशन का एक हिस्सा बन गई, और उसके बाद फिर मैं यूनाइटेड नेशंस गई। और अगर हम कहें कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी अगर मेरी लाइफ का वो था। और हम्म। मतलब मैंने जितना भी यूनाइटेड नेशंस में हम गए, हम मतलब इतने सारे अलग अलग एक्टिविस्ट से, 16 एक्टिविस्ट से मिलने का मौका मिला, ग्रेटा से मिलने का मौका मिला, और सबके ओपिनियन जानने का मौका मिला, और उनकी कंट्री में क्या हो रहा है और वो उन चीज़ों को कैसे फेस कर रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो अपनी कंट्री में फेस कर रहे हैं, ये सब जानने का मौका मिला। और मैंने न्यूयॉर्क में ही अपनी पहली क्लाइमेट स्ट्राइक जो थी वो अटेंड करी। तो जब मैंने क्लाइमेट स्ट्राइक वहाँ पे अटेंड करी, तो मैंने देखा वहाँ मतलब हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आकर जस्टिस और एक्शन की डिमांड कर रहे थे। तो उसे देख के मुझे काफी ज्यादा प्रेरणा मिली, और
मतलब एक अंदर से इच्छा जागी कि हम इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इंडिया में इतने लोग क्यों नहीं आते सड़कों पे, और मेरे को इंडिया में भी ऐसे ही करना है। और हमें इंडिया में भी एक्शन चाहिए, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, और इसके अगेंस्ट हम सबको एक्शन लेना पड़ेगा, हम सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि अकेली मैं या अकेले कुछ एक्टिविस्ट जो इंडिया में काम कर रहे हैं या बाहर, जैसे ग्रेटा और हम में से 16 बच्चे, अगर सिर्फ हम ही लोग काम करेंगे, और सब सोचते हैं कि सिर्फ हम ही लोगों के काम करने से अगर हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर एक आदमी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी मेरे हिसाब से, तभी हम जाके चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मशाल एक होती है, एक मशाल जलती है तो आगे से आगे और मशालें जलाई जा सकती हैं। इसी को लेकर के आगे मेरा सवाल ये है रिद्धिमा, कि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ा है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि चाहे फैक्ट्रीज़ हों, चाहे जो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा सड़कों पर आने लगे हैं, ये कारण भी हो सकता है। आम लोग जो हैं, हमारे देश के लोगों की आपने बात की कि लोगों को जोड़ने का आपका मकसद है कि लोग इस विषय पर भी बात करें, लोग एक दूसरे से डिस्कस करें, ताकि आगे से आगे जब जागरूकता फैलेगी तभी लोग एकजुट हो पाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि और कोई मुद्दा होता है तो राजनीतिक पार्टियां प्रोटेस्ट करती हैं, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मसलों पर जो समाज से जुड़े हुए मसले हैं उन पर लोग एकजुट नहीं होते? इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? ये मतलब जो बात आपने कही वो कई हद तक सच है, क्योंकि मतलब लोग, और अगर कोई भी मुद्दा हो, जैसे धार्मिक मुद्दा या कोई और मुद्दा, तो उस पे सभी लोग, इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टियां भी एक दूसरे पे मतलब ब्लेम गेम करना शुरू कर देती हैं, और मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं। पर अगर इन्वायरमेंट को लेके या हमारे प्रकृति को बचाने से लेके कभी कोई प्रोटेस्ट हो, तो उसमें लोग मतलब जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जनता है वो इस चीज़ को लेके जागरूक नहीं है कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट हमारे हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और कितना ज़रूरी है हम सबके लिए इस पृथ्वी पे जिंदा रहना। क्योंकि हम सब ने देखा होगा कि हम मतलब सब बोलते हैं कि देयर इज़ नो प्लैनेट बी, देयर इज़ नो प्लैनेट बी, बट सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इन लोगों को ये समझना भी पड़ेगा कि हाँ, सच में देयर इज़ नो प्लैनेट बी। हमें इस जिंदा रहना है तो इसी जो है इसी पृथ्वी पे जिंदा रहना है, और इस यहाँ जिंदा रहने के लिए ऐसा वातावरण भी होना चाहिए। और जहाँ कहीं अगर जो लोग इस चीज़, कई लोग हम बोलेंगे तो कई लोग इस चीज़ को लेके अवेयर ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कई लोग बोलते हैं कि ये भगवान का किया है, कई लोग बोलते हैं कि ये अपने आप हो रहा है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है, तो वो लोग इस पे बोलेंगे क्यों, उस पे प्रोटेस्ट क्यों करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि जिन लोगों को इसके बारे में पता है कि हाँ, ये सब हमारी गलतियों की वजह से है, जो फैक्ट्री इतना ज्यादा एमिशन कर रही है उसकी वजह से है, और जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंसेस दे रही है इतने सारे, और जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है, कहीं ना कहीं ये सारे जो नतीजे जो हम आज भुगत रहे हैं, जैसे अभी हमने ये साइक्लोन, सुपर साइक्लोन अम्फन फेस किया, उसके बाद अभी रिसेंट फ्लड भी हुआ, उसके बाद दोबारा एक साइक्लोन आया गुजरात और महाराष्ट्र में, लोकस्ट भी हुआ। तो इतनी सारी चीजें जो हम एक हफ्ता 2 हफ्ते के बीच में अभी से फेस करने लग गए हैं, तो लोग इसको लेके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। और जो लोग इसे मतलब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं कि ये सब हम लोगों का किया धरा है, तो वो लोग ये नहीं समझते, ये ज़रूरी नहीं समझते कि हमें इसके बारे में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। वो ये समझते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज और इस सब के ऊपर अपना आवाज़ उठाना ये एक बेकार और फजूल, हम कहेंगे वक्त ज़ाया करना है उन लोगों के लिए। तो अगर हमारे यहाँ के लोग जागरूक ही नहीं होंगे, तो पहली बात वो कहाँ से हमारी अवेयरनेस और कहाँ से लोगों को अवेयर करेंगे, और कहाँ से अपने आप में बदलाव लाएंगे और सिस्टम में बदलाव की मांग करेंगे। रिद्धिमा, जो आप कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत चाहिए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ प्रभावित होता है इससे, या और बच्चे जो हैं उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? साथ ही ये सवाल रहेगा मेरा कि आपके परिवार का सपोर्ट कैसा? जाहिर तौर पर परिवार का सपोर्ट अच्छा होगा, तभी आप इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए गाइडेंस भी चाहिए, इसके लिए पेरेंट्स का, गार्जियंस का समय भी चाहिए।
मैं कहूँगी कि मतलब मेरे पेरेंट्स का मेरे को हमेशा फुल सपोर्ट रहा है। वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं जो कुछ भी करना चाहूँ वो मेरे को हमेशा मतलब करने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मैं कोई जो काम कर रही हूँ ये कोई बेफिजूली का काम या कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये सच में इम्पोर्टेंट है। और वो कहीं ना कहीं खुश है कि मैं और मेरा भाई इस चीज को लेके अवेयर है कि हमारे जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं और हमें इसके प्रति अपनी आवाज उठानी चाहिए। और हम्म। बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि ये आपका फ्यूचर है, ये आपके राइट्स हैं और आपको हक बनता है एक अच्छे एनवायरनमेंट में जीने का, एक अच्छा फ्यूचर होने का। और हम्म। आपका फ्यूचर आपके हाथों में होना चाहिए और आपको किसी और को ये राइट नहीं देना चाहिए कि वो आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय करे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारे राइट जो इतने ज्यादा वायलेट हो रहे हैं, जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए और कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि बड़े लोग जैसे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या कोई भी बड़ा आदमी, आप चाहते हैं कि बड़े लोग, हमसे बड़े उम्र के लोग हमारे लिए, अगर आप सोचते हैं कि वो आवाज उठाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हम्म। उन्होंने अपना जो उनको अपनी जिंदगी जीनी थी अच्छी खासी, वो उन्होंने जी ली है। उन्होंने जब वो बच्चे थे तो उन्हें अच्छा अच्छी हवा, साफ वातावरण और सब कुछ मिला। उन्होंने अपनी जिंदगी हंसते खेलते बिता ली, एक लग्जरियस लाइफ उन्होंने बिता ली। पर अब हमारे लिए वो क्या छोड़ रहे हैं? वो सिर्फ हम लोगों के लिए एक है सफरेंस छोड़ रहे हैं। हम लोगों के लिए सिर्फ ये छोड़ रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में इस चीज को लेके संघर्ष करें कि हम जिंदा कैसे रहें इस प्लेनेट पे। और मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के राइट और हम लोगों का फ्यूचर कोई और डिस्ट्रॉय करे। ये हमारा फ्यूचर है और हमारे को ये हक मिलना चाहिए कि हम एक अच्छी जिंदगी जिएं। और इसके लिए आप सबको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और आप हम्म। अपने लेवल पे जो भी हो सके वो करें। जैसे खाना वेस्ट ना करें, पानी वेस्ट ना करें, बिजली बचाएं और साइकिलों का प्रयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। और अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स को इस चीज के बारे में अवेयर करें। ऑनलाइन पिटिशन करना शुरू करें, स्ट्राइक्स ज्वाइन करना शुरू करें और जो भी आपसे बन पड़ता है वो सब काम करें और अपना बेस्ट दीजिए अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में। और मैं मानती हूँ कि अगर हम सब एक साथ एकजुट हो जाएंगे और यूनाइट होकर अगर काम करेंगे, तो हम ये जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम इन सबको बता सकते हैं कि हाँ, ये हमारा फ्यूचर है और हमें हम्म। हमारे राइट्स चाहिए। और इन टर्म्स अगर हम कहें कि मतलब ये काफी लंबा प्रोसेस है, जैसा आपने कहा कि एक एक्टिविज्म करना और इस सब मतलब एक्टिविज्म में बने रहना, तो मेरी जो सबसे ज्यादा चीज इफेक्ट होती है वो मेरी स्टडीज होती है। क्योंकि मतलब स्कूल रेगुलर नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे एक्टिविज्म के क्योंकि मैं बेसिकली अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ अभी। तो हम्म। अवेयरनेस के लिए मैं अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में जाती हूँ, अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के। और वहां जाके बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ कि उन्हें उनके राइट्स कैसे वायलेट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से कैसे उनका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो रहा है और कैसे वो क्या अपना लेवल पे कर सकते हैं, कैसे एक्शन उठा सकते हैं। और उसके लिए मुझे कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी केरला, कभी कहीं मतलब अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। और मैं मतलब काफी ज्यादा मतलब स्पीचेस और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हूँ इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में, तो उसके लिए भी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम्म। उसके रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड मेरा मतलब स्कूल जो है वो काफी ज्यादा मिस होता है। तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई पे मतलब इसका इफेक्ट पड़ता है, बट हाँ, कहीं ना कहीं मैनेज तो करना पड़ेगा। हम्म। रिद्धिमा, जैसा कि आम लोगों का किसी और का सपोर्ट भी मिलता है आपको, कि जैसा आपने बताया कि अभी आप कभी मुंबई, कभी कहाँ तो कभी कहाँ जाते हैं, इसके लिए बजट आपका कहाँ से कोई सपोर्ट करता है? कोई एनजीओ है आपके जो सपोर्ट में है, या फिर ये खुद ही सारा खर्च वहन करते हैं आप लोग? मतलब कई जगह जहाँ पे मतलब जो लोग हैं या जो स्कूल है वो हमारा खर्चा नहीं उठा सकता, जैसे हम्म। कहीं आसपास, जैसे दिल्ली जाना हो या हम्म। कभी जैसे कोई आसपास की जगह पर अगर हमें जाना है और वो लोग हमारा खर्चा नहीं उठा सकते, मेरा खर्चा नहीं उठा सकते आने जाने का, तो उस समय पे मैं अपने खर्चे से जाती हूँ। बट हाँ, हम्म। अगर कभी मतलब ज्यादा दूर या ज्यादा लंबे वक्त के लिए या जहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे, तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं बॉयकॉट करना पड़ता है अपना जो भी मतलब प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं कोई इतने ज्यादा अच्छा मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है।
जी। और इन टर्म्स जैसे जैसे कुछ स्कूल्स वगैरह जो मुझे बुलाते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग मेरे आने जाने का खर्चा देते हैं। और हाँ। बाकी रहने का मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि जाऊँ अपना मतलब स्कूल में अपना इवेंट अटेंड करके वापस आ जाऊँ, तो मैं ज़्यादातर कभी रुकती नहीं हूँ एक जगह। तो काम खत्म करते ही मेरा ये रहता है कि मुझे वापस आना है, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी काफी ज्यादा काम है, जैसे मेरी पढ़ाई हो गई और मेरे एग्जाम्स की तैयारी हो गई, क्योंकि अब मैं मतलब जैसे बड़ी क्लास में हूँ, तो इस वजह से। बट हाँ, कभी कभार ये होता है कि जैसे जो स्कूल कॉलेज या जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, ज्यादातर हम्म। वो ही जो भी है मेरे एक्सपेंसेस पे करते हैं। बट जहाँ पर वो लोग नहीं कर पाते, वहां पे मैं खुद से अपने एक्सपेंसेस पे करती हूँ। और कई बार जैसे जब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं या मेरे आउट ऑफ बजट चला जाता है, तो मेरे को कई बार अपना जो इवेंट होता है वो पोस्टपोन करना पड़ता है या कैंसिल करना पड़ता है। रिधिमा, जैसा कि आप यूएन गई, वहाँ पर ग्रेटा के साथ आपका संपर्क हुआ या दूसरे देश के लोग हैं, ये माना जाता है कि जो देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, वो लोग हमारे से बहुत आगे हैं। उनके दिमाग जो हमारे से ज़्यादा विकसित हैं, क्योंकि वो लोग पर्यावरण को लेकर के देखते हैं, अपने आस पड़ोस को लेकर के देखते हैं, अपने देश को लेकर के वो लोग बहुत सजग हैं, वो लोग साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। वहाँ जाकर आपने क्या महसूस किया कि हालात हमारे देश जैसे ही हैं या वो लोग वाकई में विकसित हैं, वाकई उन लोगों की सोच विकसित है हमारे से ज़्यादा? मैं तो यही कहूंगी कि जितना, क्योंकि जितनी कंट्रीज अभी मैंने ट्रैवल करा है, जैसे फ्रांस हो गया, न्यूयॉर्क, स्पेन, नॉर्वे, जितनी भी कंट्रीज में अब तक गई हूँ, मैंने यही देखा है कि वहाँ का अगर आप देखेंगे तो आसमान आपको बिल्कुल नीला साफ दिखाई देगा, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। आपको पोल्यूशन फील नहीं होगा अगर आप जैसे कभी और जैसे आप अगर जैसे सड़क पे वॉक पे निकले हैं या घूमने निकले हैं, तो आपको हम्म। कहीं भी कूड़ा कचरा कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आपको कोई नहीं दिखेगा कि कोई आदमी अपना खाना कुछ भी खा के अपना कचरा फेंक रहा है। और हम्म। ज्यादातर वहां पे लोग हैं वो अपने खुद अपने बैग्स वगैरह, अपनी वाटर बॉटल, सब कुछ खुद कैरी करके चलते हैं। तो वो लोग वेल प्रिपेयर्ड होके चलते हैं, ऐसा नहीं कि अरे मैं पानी भूल गया, चलो प्लास्टिक की बोतल से बिस्लरी खरीदी है, खरीद ली, या ऐसा कुछ हो गया। तो मेरे हिसाब से वहाँ के लोग जो हैं काफी ज्यादा जागरूक हैं एनवायरनमेंट को लेके। और अगर हम कहें तो इंडिया से अगर हम कहें इन टर्म्स ऑफ, तो वो काफी ज्यादा आगे हैं इंडिया से इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कहें कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस के मामले में। और हम ये कहेंगे कि हाँ, वो काफी ज्यादा विकसित भी हैं हमसे, क्योंकि वो लोग हर चीज को एक इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। और मतलब वो लोग कहीं पे भी भेदभाव या कुछ ऐसा नहीं करते हैं। और वो जो लॉज है, जो नॉर्म्स है, वो काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि रूल्स को फॉलो करना कितना जरूरी है। और ये चीज़ें अगर आप हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर आकर के कैसा महसूस करते हैं? यहाँ पर तो परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके उलट होती होंगी। जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो मतलब जैसे मैंने कई बार देखा है, इनफैक्ट मेरा बस जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारा, मैं स्कूल बस से जाती हूँ स्कूल। तो एक हम्म। बार ऐसा हुआ कि मेरी एक सीनियर थी मेरे से, तो वो आगे बैठी थी, तो वो चिप्स खा के वो अपना मतलब जैसे स्कूल की बस होती है तो बस की खिड़की के बाहर वो फेंकने वाली थी। तो मतलब मैं अपने दोस्तों से ऐसी बात कर रही थी, तो मैंने देखा, तो जबकि बस में हमारा जो है आगे डस्टबिन भी लगा हुआ है। पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो जो भी मतलब चिप्स खाते हैं, जो भी अपना स्नैक्स वगैरह खाते हैं, उसके बाद वो सीधा जो होता है वो रैपर बाहर फेंक देते हैं। वो मतलब उनको इतना नहीं होता कि हाँ, मैं उठ के जरा सा हिल के अगर आगे वो जो हमारा कचरा है जो डस्टबिन में फेंकूं, तो वो आगे चल के स्कूल में मतलब वो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। तो हम्म। मतलब हमारा ऐसा होता है कि स्कूल में अगर आप किसी को मना करो कि ऐसे हम्म। बस से बाहर ना फेंको, क्योंकि वो मेरी सीनियर थी, तो मैंने उन्हें मना किया कि आप ऐसे बाहर ना फेंकिए, आप अंदर मतलब डस्टबिन है उसमें डाल दीजिए। या अगर आप डस्टबिन में नहीं डालना चाहती तो मैं आपके पीछे बैठी हूँ, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं डाल दूंगी। तो उन्होंने हम्म। कहा नहीं नहीं, मैं डाल दूंगी, इतना मैं भी कर सकती हूँ। हम्म। और जब मतलब उसके बाद जब मैं मतलब फिर मैंने कहा वो डाल देंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब वो मेरे से बड़ी है, उनको मेरे से ज्यादा समझ है। तो हम्म। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो उन्होंने वो मेरे सामने सामने बाहर फेंक दिया।
हम्म। और जब मैंने कहा कि मतलब आपने कहा था कि आप डालेंगी तो आपने क्यों बाहर फेंका, जब आगे डस्टबिन है सब कुछ है। डस्टबिन नहीं होता तब तो बात भी थी। आप हम इतने वेल एजुकेटेड हम बच्चे हैं, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम्म। हमारे पेरेंट्स हमें इसलिए थोड़ा ना पढ़ा लिखा रहे हैं कि हम और मतलब बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करें कि बाहर कचरा फेंक रहे हैं, बात नहीं मानना। तो उन्होंने कहा कि मेरे अकेले के कूड़ा ना फेंकने से बाहर पूरा भारत थोड़ी ना साफ होगा। तो ये हम्म। एक मेंटालिटी उनकी है, और ऐसी कई लोगों की ये मेंटालिटी है कि मैं क्यों करूं, जो दूसरा बंदा है वो करेगा, ये तो कर रहा है ना, तो मेरे करने से क्या हो जाएगा, ये तो आदमी कर ही रहा है। तो हम्म। हमारे यहाँ कोई भी मतलब काम नहीं करना चाहता, और मतलब थोड़ी डिफिकल्टीज नहीं उठाना चाहता। और ज्यादातर लोगों का यही रहता है कि यार जैसे चल रहा है चलने दो, उसने भी तो फेंका मैं भी फेंक दूंगा, क्या कहेगा कोई, कुछ तो कहेगा कहेगा नहीं। तो जब हम्म। एक्शन कोई नहीं होता उनके अगेंस्ट तो वो लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। हम्म। रिधिमा, अभी सोशल मीडिया पर आप जो मुहिम चला रही हैं उसको लेकर के लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से लॉकडाउन है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो किस तरह का सपोर्ट लोगों का मिलता हुआ नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट हो सकता है, आदमी अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकता है। बहुत सारे यूज़र्स जो है सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया का? अगर मैं कहूँ तो मतलब हम कहें इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एक सबसे मतलब अहम रोल निभाता है अवेयरनेस में, क्योंकि हम देखेंगे ज़्यादातर हर एक आदमी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है। हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब चलाता है। तो जी। इंस्टाग्राम एक बेस्ट माध्यम है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और जैसा कि मैं कहूंगी तो मतलब जैसे मैंने अभी अपना एक कैंपेन भी चलाया था 5 जून को लेके, उस हम्म। कैंपेन का नाम था साल भर साठ। तो काफी लोगों ने मतलब उस कैंपेन को सपोर्ट किया, काफी बच्चों ने उस कैंपेन को सपोर्ट किया। मुझे मतलब मैं कहूंगी रात 11 बजे तक मुझे पिक्स जो है, फोटोज जो है मिलती रही, क्योंकि उस कैंपेन में ये था कि आपको अपनी एक फोटो लेनी है, कोई भी कोट लिख के, जैसे क्लीन एयर फॉर ऑल या साफ हवा सबके लिए, किसी भी भाषा में साफ हवा सबके लिए लिखकर अपनी आप जिस सिटी में रहते हैं उसका नाम और उसके साथ अपनी एक फोटो खींच के आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे पोस्ट करनी थी। और उसमें आपको हैशटैग साल भर साठ और आपको उन मिनिस्ट्रीज को टैग करना था जिनको आप समझते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लीन एयर को लेके। तो मेरे को मतलब रात 11 बजे तक काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते रहे, तो लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट था कैंपेन को। और हम्म। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कहूँ कि जैसे कभी कभार अगर हम लाइव जाते हैं इंस्टाग्राम पे, या कोई भी अगर हम कुछ भी कैंपेन चलाते हैं, एक्टिविज्म या कोई भी कंपटीशन चलाते हैं, तो लोग उसमें काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैं हम्म। कहूँगी इन टर्म्स मुझे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हम कहेंगे ऐसे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे जो लोग मेरे काम को मानते हैं कि मैं सही नहीं कर रही हूँ, या मैं ड्रामा कर रही हूँ, ढोंग कर रही हूँ। तो कई ऐसे हेटर्स भी हैं, बट इन टर्म्स कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं और मेरे कैंपेन्स को, मेरे काम को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। आने वाले समय के लिए प्लान क्या रहेगा? ये आखिरी सवाल है मेरा कि आने वाले समय में किस तरह से आप जो लॉकडाउन भी खुल जाएगा उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी वातावरण को बचाने के लिए? जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको लेकर आगे क्या करने जा रहे हैं आप? सरकार के खिलाफ आपने जो पिटीशन दायर की थी, हालांकि वो तो एनजीटी ने रद्द कर दी, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है, आगे आप लेकर के गए। इसके अलावा आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? किस तरह से काम करेंगे आप? अब आगे मतलब लॉकडाउन के बाद, क्योंकि हमने मतलब काफी ज्यादा ये प्रिटेंशंस हो रही है कि आगे चल के इमिशंस और भी ज्यादा और कंडीशंस और भी ज्यादा वर्स हो सकती हैं। तो अब मतलब हमारा जो रहेगा वो मेरा तरफ से यही है कि मैं अपना बेस्ट जो भी कर पाऊँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैं और कैंपेन्स चलाऊँ और हम्म। वर्कशॉप्स क्रिएट करूँ और बच्चों में अवेयरनेस ऐसे ही क्रिएट करती रहूँ। और मेरे काफ़ी ज़्यादा मतलब पुराने प्लान्स थे जो कि मतलब लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गए, तो मैं उन प्लान्स पे, उन वर्क पे आगे काम करूँगी। और हम्म। मेरी तरफ से तो मैं अपना बेस्ट करूंगी, चाहे इन टर्म्स ऑफ वो ऑनलाइन पिटिशन चलाना हो, या कोर्ट में पिटिशन करना हो, या अवेयरनेस क्रिएट करना हो।
या लोगों को मनाना हो या कुछ भी, मतलब मेरी तरफ से यही रहेगा कि मैं अब तक जो करती आ रही थी उसको और बड़े लेवल पे करूं और ज़्यादा करूं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी जागरूक हों और हम जल्द से जल्द इस मतलब जो हमारी फाइट है हम उसमें सक्सेस पा लें। जी, शुक्रिया रिद्धिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी बात यही कहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान है। और आप उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप जिस तरह से लोगों को अवेयर कर रही हैं और अवेयर करती रहेंगी, आप लोगों को, लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिद्धिमा पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिद्धिमा पांडे उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी, 12 साल की बच्ची हैं जो कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं और इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। यूनाइटेड नेशन में भी गई हैं। एनजीटी में इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी, हालांकि वो रद्द कर दी गई थी, जिसे अब ये सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं और आगे सुनवाई होनी है उसकी। वातावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची को देखकर हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि अगर 12 साल की बच्ची इतना शानदार काम कर सकती है देश के लिए, देश के लोगों को जागरूक करने का काम कर सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे दीजिए इजाज़त और तमाम खबरों के साथ के लिए जुड़े रहिए आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।